नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। ऐसा तो होना ही था। इसकी पटकथा पहले से ही लिखी जा चुकी थी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घटक दलों को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के घर में श्रीनगर में बुलाया था। उसमें ये पूरा स्क्रिप्ट लिख दिया गया था कि हाउस की कार्रवाई कैसे शुरू होगी, कैसे शुरू होते ही अर्जनमन मोशन लाया जाएगा, अर्जनमन मोशन लाया जाएगा और किस तरीके से विधानसभा के अध्यक्ष ये तर्क देंगे कि मामला कोर्ट के विचाराधीन है, लिहाजा इस पर चर्चा नहीं हो सकती। पहले 15 मिनट के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया, फिर आगे 20 मिनट के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया और ऐसा सिलसिला चलता ही रहा। भाजपा के लोग कहते हैं कि ये ड्रामा कर रहे हैं, ये ड्रामा पहले से ही फिक्स्ड था। लेकिन कहीं ना कहीं 9 विधायकों ने, अल्ताफ कल्लू की बात कर रहे हैं कि केसर जमशेद लोन, एजाज जान, सजाद शाहीन, तनवीर सादिक, निजामुद्दीन भट्ट, मिराजुद्दीन मलिक और कुल मिलाकर के 9 लोगों ने, 9 विधानसभा के सदस्यों ने, इलेक्टेड मेंबर्स ने अर्जनमन मोशन लाया था कि क्वेश्चन आवर की कार्रवाई को पहले स्थगित किया जाए। पहले ये इंपॉर्टेंट है, ये मुद्दा क्या था। दोनों ही सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में ये पारित हो गया था बिल और मुहर, जो अंतिम मुहर होती है, वो भी लग गई थी। और उसके बाद भी जब कानून बन गया है, ये चाहते हैं। तीसरी बड़ी बात, मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, जिसके चलते हाउस के अंदर इसकी कार्रवाई हो पाना, इस पर चर्चा हो पाना मुझे नहीं लगता संभव था। लेकिन एक ध्यान आकर्षण करने के लिए मीडिया का, जनता का, कि वो यानी जो जीते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस के जीते हुए नुमाइंदे हैं, वो चाहते हैं कि इसका विरोध किया जाए। इसका विरोध इसलिए किया जाए कि वो समूचे देश में एक संदेश देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार और जीते हुए नुमाइंदे ये चाहते हैं कि जो सदन की कार्रवाई में वक्फ संशोधित बिल जो पर चर्चा हुई है, जो पास हुआ है, जो कानून बना है, उसका विरोध जो है जम्मू कश्मीर की विधानसभा के सदस्यों ने किया है। हालांकि इसका जमकर विरोध जो है भाजपा, इनके 28 सदस्य, जीते 29 थे। जावेद राणा, क्षमा कीजिए, कहीं ना कहीं 29 में से 28 रह गए। स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा की मृत्यु होने के बाद ये सदस्य 28, उन्होंने जमकर, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मूव था उसका जम करके विरोध किया। अब हम चर्चा करेंगे आखिर क्या था इसके पीछे मूव और क्यों ऐसा विरोध किया गया, जो खुद विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा कि पॉसिबल नहीं है कि एक तो आप क्वेश्चन आवर में अर्जनमन मोशन नहीं ला सकते, दूसरा जब मुहर लगी है राष्ट्रपति की तब आप इस पर चर्चा नहीं, कानून बन चुका है, और तीसरा उन्होंने तर्क किया, बहुत ही सही तरीके से आर्गुमेंट देते हुए उन्होंने कहा कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन मामले पर हाउस में चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन हम चर्चा कर सकते हैं क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जुड़ चुके हैं, भाजपा के प्रवक्ता है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। और साथ ही साथ जगदीप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, आपका भी स्वागत है। संदीप मिश्रा, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, आपका भी कांग्रेस है, अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, आपका भी स्वागत है। अभी हमारे साथ जुड़ेंगे इमरान नबी डार, प्रवक्ता हैं एनसी के, उनको भी वैसे जल्दी आ जाना चाहिए था। शुरुआत मैं अभिजीत जी से ही करूँगा। अभिजीत जी, ऐसा क्यों नैरेटिव सेट करने की बात की जा रही है कि ये मुस्लिम विरोधी बिल है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनोद जी। देखें, अगर आप वक्फ बोर्ड के बिल के बारे में मुझसे पूछेंगे और या मुस्लिम विरोधी वाली बात अगर आप कहेंगे, तो बेसिकली हमारे देश की यहाँ पर दिक्कत ये है कि कुछ पार्टियों ने बिल्कुल बीड़ा उठा रखा है कि वो मुस्लिम समुदाय जो है इनका तुष्टीकरण करेंगी। उनके तुष्टीकरण करने की इसी राजनीति के चलते अगर आप लेटेस्ट डाटा उठा के देंगे तो 85% मुस्लिम वो बेचारे हैं जो इनके कारण आज पसमानदा हैं। और इसका कारण केवल और केवल ये पॉलिटिकल पार्टीज है जिन्होंने ये पूरी कोशिश की आज तक कि कभी भी जो मुस्लिम लोग हैं या मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इनकी कभी भी शिरकत ना तो सरकारी नौकरी में हो, ना किसी और चीज़ में हो, क्योंकि इनको केवल और केवल एक वोट बैंक की नज़र से देखा जा रहा है। रही बात वक्फ के बिल की, अगर मैं बात करूं तो आपके सामने काफ़ी कुछ हमने इस पर बोला और काफ़ी बातें हो चुकी हैं। लेकिन अब जबकि इसके ऊपर दोनों सदनों के अंदर जब बहस हो गई और हमारे
देश में जब इसके ऊपर प्रेसिडेंट ने जब मोहर लगा दी, उसके बाद मुझे लगता है इसके ऊपर बात करना, और जब अगर इसको उठा के अगर आप उच्चतम न्यायालय में ले गए तो आप कहीं ना कहीं आप लोगों का केवल और केवल समय बर्बाद कर रहे हैं। संदीप मिश्रा से जानना चाहता हूँ, संदीप जी, जब मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन होता है, क्या हाउस में इस पर चर्चा हो सकती है? क्या ऐसा प्रावधान है कि आप सदन में, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने यह तर्क दे करके इनके एडजर्नमेंट मोशन को खारिज किया था कि मामला विचाराधीन है और अब ये कानून में तब्दील हो चुका है, लिहाजा इस पर एडजर्नमेंट मोशन ला करके चर्चा नहीं की जा सकती है। क्या कहेंगे मिश्रा जी? कायदे से देखिए तो अगर केंद्र सरकार ने, संसद ने कानून पास कर दिया जी, तो उस पे ही चर्चा नहीं हो सकती है, क्योंकि बात यह है कि इसकी लीगैलिटी पे संसद के द्वारा बनाए गए कानून की लीगैलिटी की चर्चा किसी भी राज्य की विधानसभा में नहीं हो सकती है। और यही बात जो है बिहार की विधानसभा में भी गुमराह करने की कोशिश विपक्ष ने करी कि हम इस पे चर्चा करना चाहते हैं, करेंगे, तो इस तरह की बात तो नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है तो एक प्रक्रिया के अधीन ये माना जाना चाहिए, परंपरा भी रही है कि कोर्ट अगर इस चीज को एग्जामिन कर रही है लीगैलिटी को, तो विधानसभाओं में तो चर्चा नहीं होनी चाहिए, और यह परंपरा है, इसका लीगल कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। जी बिल्कुल संदीप जी, आपने ठीक कहा। लेकिन जगदीप सिंह जी जानना चाहूँगा, जगदीप सिंह जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके भी दो सदस्य, उनका नाम है बीच में, जिन्होंने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि एडजर्नमेंट मोशन होना चाहिए और इस बिल पर चर्चा होनी चाहिए जो कानून में तब्दील हो चुका है। क्या भाजपा जो तर्क दे रही है कि ये बिल्कुल लिखी हुई स्क्रिप्ट है और सिर्फ पब्लिक के बीच में आकर्षण का केंद्र बनने के लिए कांग्रेस और यूं कहिए सरकार के घटक दलों ने ये ड्रामा किया है, ये भाजपा के लोगों का कहना है? विनोद जी, आपका आभार, दर्शकों का अभिनंदन। देखिए, मैं इस मामले को एक नए सिरे से पकड़ना चाहूंगा। बीते दिन संजय निरुपम, महाराष्ट्र के एक बड़े नेता माने जाते हैं जी, उनका एक बयान है जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि अगर कोई इस बिल का विरोध करेगा तो जलियांवाला बाग कांड दोहराया जा सकता है। इससे ज्यादा शर्मनाक, इससे ज्यादा निर्लज्जता पूर्वक दिया गया बयान और इससे ज्यादा मैं समझता हूँ संविधान के ऊपर घातक प्रहार और क्या होगा कि आप अपनी तुलना जनरल डायर से करनी शुरू कर चुके। दूसरी बात, अभी अधिवक्ता महोदय ने बताया, ये ठीक है कि संवैधानिक तौर पर जो इसका कोई लीगल एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, इससे पहले कितने ऐसे कानून हैं जो मोदी सरकार ने पास किए और जिसे इस देश की सर्वोच्च अदालत ने सिरे से खारिज करते हुए असंवैधानिक बताया? इलेक्टोरल बॉन्ड मुझे बार-बार है जो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा घोटाला था। बार-बार चर्चा आती है। उससे थोड़ा पीछे चले जाइए, सीए के कानून पे भी इसी तरीके की प्रतिक्रिया आई। और थोड़ा पीछे चले जाइए, जब आधार कार्ड को लिंक करने की बात आई तब भी सुप्रीम कोर्ट ने इसे नाजायज बताया। किसान विरोधी जो 3 काले कानून लाए गए उन्हें तो ये खुद वापस कर चुके हैं। तो ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। क्या आपने बहुमत के दम पर सत्ता के मद में चूर होकर अपनी संख्या बल को आधार बनाते हुए एक कानून पास कर दिया? जेपीसी में विपक्षी सदस्यों के दिए गए 44 सुझावों को सिरे से दरकिनार किया। जो 14 आपने माने वो आप ही के घटक दल के लोग थे। लेकिन जगदीप जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले शाहबानो केस में आपने क्या किया था? आपकी सरकार ने क्या किया था? एक मैं जवाब देता हूँ। आप ये मत कहिए कि पास को क्यों कुरेद रहे हैं। जब कुरेदने की बात आएगी तो पास को कुरेदा जाएगा। विनोद जी एक मिनट विनोद जी प्लीज माफ कीजिएगा। शाहबानो केस में कांग्रेस ने कहीं कोई गलती की है, हम उसे या हमारी पार्टी कई मर्तबा स्वीकार कर चुकी है। मैं पूछना चाहता हूं, वो एक तलाक का मामला था जहां बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, उसके परिवार के हथियारों को मालाएं पहनाकर स्वागत किया जाता है, तब आप नहीं बोलते। और इतने दशकों पुराने मामले की आप बात कर रहे हो। माफ कीजिएगा, मुझे पता था आप यही कहेंगे कि पास डिस्कस नहीं करना है। मुझे पता था आप यही कहेंगे। कीजिए, जब आप सत्ता में होंगे गलतियां होंगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ऐसे कानून जो मोदी सरकार ने कानून बनाए उनको सिरे से इस देश की सुप्रीम अदालत ने खारिज कर दिया। ये बात अलग है कि सजा किसी को नहीं दी इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में। जी विनोद जी। चलिए, इमरान नबी डार जी, ये कहा जाता है कि हाउस के अंदर जब लोकसभा में आपके सदस्यों ने कुछ जमकर के रिएक्शन नहीं दिया, अब आप सिर्फ दिखावे के लिए
भाजपा तो ये भी आरोप लगा रही है कि आपके कुछ सदस्य, एक सदस्य कहीं फॉरेन टूर पर चले गए थे जब इतने अहम बिल पर चर्चा की जा रही है। कितनी सदाकत है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन उनका ये भी आरोप है कि आपकी जो भूमिका लोकसभा में होनी चाहिए थी वो सक्रिय नहीं, निष्क्रिय थी। जी डार साहब। ये बीजेपी और उनकी जमातों की आदत है एक फेक नैरेटिव, फॉल्स, जो पूरी तरीके से पूरी कंट्री में एक फेक नैरेटिव फैलाया जाता है और जिसकी तर्जुमानी यहाँ की बीजेपी भी कर रही है, एक फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। हमारे एमपीज ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके में इस वक्फ बिल की मुखालफत की पार्लियामेंट में, और जो साइंड एमपी थे उन्होंने पूरी बाज़ाब्ता तरीके में बात की। अब बात है जो आज असेंबली में हुआ। देखिए असेंबली का डोमेन जो है डिसाइड करेंगे ऑनरेबल मेंबर्स हैं, और जो स्पीकर साहब ने जो आज बात कही है, ही जो उन्होंने बोला है वो किसी रूल के तहत ही बोला होगा, बट हमारे मेंबर्स ने जो एक अपनी रिजेंटमेंट दिखानी थी वो दिखाई इस बिल के बारे में। आपको ये भी मालूम है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने भी इस बिल के खिलाफ बात की। ये बिल डार साहब एक मिनट रोकूंगा, सिर्फ आप ही को कंटिन्यू करूंगा, सिर्फ आप ही कंटिन्यू कीजिए, सिर्फ एक मिनट मुझे दे दीजिए। मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक हिंदी में कहावत है, ना नौ मन तेल होगा ना मीरा नाचेगी। आपको पता भी था कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ने इस पर मुहर लगा दी है और मामला कोर्ट के विचाराधीन है। आप सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए ऐसा करना चाहते थे, ऐसा बीजेपी कह रही है। देखिए अगर आप सियासत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप? क्या बात है, मतलब पॉलिटिकल पार्टी तो सियासत करनी है जी। आप बोल रहे हैं पॉलिटिकल स्टंट। हमारे एमएलएज ने वहां पर अपना रिजेंटमेंट दिखाया, तो वो रिजेंटमेंट भी नहीं दिखाते आपके हिसाब से? जी, दिस इज व्हाट यू वांट जी। दैट हम बात भी नहीं करें इसके बाद? जी, अगर पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करेगी जी, तो क्या करेगी? जी। लेकिन इससे पहले मैं डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया के पास जाऊं, मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूं, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा, उनका क्या रिएक्शन था। उन्होंने किस तरीके से कहा कि मैच ऑलरेडी फिक्स्ड है, असंवैधानिक तरीके से इस प्रक्रिया को चलाने का प्रयत्न किया जा रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि सारी स्क्रिप्ट पहले से लिखी धरी थी। जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और बाकी दीगर जमातों के लोग रिएक्ट कर रहे हैं, सदस्य हाउस के अंदर रिएक्ट करते हैं। पहले हम बताते हैं क्या कहा एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने, फिर हम डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया के पास जाएंगे। संवैधानिक प्रक्रिया हो रही है अभी। मुझे लगता है कि स्पीकर साहब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के साथ मिले हुए हैं। एक फिक्स्ड मैच है, मीडिया गैलरी को प्ले करने की एक कोशिश हो रही है और दोबारा से इस मीडिया के माध्यम से कश्मीर में एक धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित करने का एक प्रयास नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, जिसमें स्पीकर साहब भी इन्वॉल्व हैं। बड़ी बदकिस्मती है, इनके 3 सांसद दिल्ली में चुप है, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला जहां पे बोलना चाहिए था। कोई छुट्टी मना रहा है, कोई फॉरेन जा रहा है, वहां पे इस डिबेट में कुछ बोला ही नहीं, हिस्सा ही नहीं लिया, और यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। भाई ये संसद में कानून आया, राष्ट्रपति महोदया ने इसको अप्रूव किया, अब सब जुडिस है, तो इसको इस यूनियन टेरिटरी की असेंबली में कैसे डिस्कस कर सकते हो? ये गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ मीडिया गैलरी को प्ले करके कश्मीर में धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित करने का एक प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त इनका कोई और लक्ष्य नहीं है। सर क्या वजह है कि इतनी जो परेशानी दिख रही है वो क्यों दिख रही है? कहाँ परेशानी, झूठ, आपस में तो दर्शकों आपने देखा एलओपी सुनील शर्मा ने किस तरीके से इसको बताया कि मैच ऑलरेडी फिक्स्ड है, और ये सारा का सारा जो आज विधानसभा में हुआ मीडिया गैलरी का आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए हुआ। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया तर्क संगत तरीके से जगदीप जी ने बताया कि आपने किस तरीके से जो फैसले लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको सिरे से खारिज किया, एक एक करके उन्होंने बताया।
देखिए विनोद जी, दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली कांग्रेस का जवाब देना तो ज़रूर बनता है। देखिए कांग्रेस बेचारी कंफ्यूज, मैं बार बार कहता हूँ कांग्रेस आज कंफ्यूज हो चुकी है, करें तो करें क्या। किसी भी तरह से अब एजेंडा जो है पहले फौरन से सेट होता था वो भी नहीं चल पाया, हमने सभी हथकंडे अपनाए वो भी नहीं चल पाए, हमने ख्वाजा आसिफ को भी कहा कि हमारे लिए प्रमोशन करो पाकिस्तान में बैठकर, वो भी नहीं चला, उनका दिया हुआ प्रधानमंत्री भी लोगों ने स्वीकार नहीं किया, लोगों ने उसी को स्वीकार किया जिसको पूरी दुनिया ने स्वीकार कर रखा है। तो कांग्रेस का आज मैं समझ सकता हूँ, उनका हाल बहुत बुरा है। और इस हाल की बुरी हालत तो ये हो चुकी है कि यहाँ पर कुछ और बोल रहे हैं, जम्मू कश्मीर में कुछ और बोलेंगे, और केरल के अंदर शायद इनको पता नहीं होगा, केरल के अंदर ये लोग प्रिपेयर्ड हैं नए अमेंडमेंट के साथ बिल को लेकर जाने के लिए। क्यों? कारण क्या है कि वहां पर वोट बैंक खराब हो रहा है। बेसिकली कांग्रेस केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति करती है। इन्हें वोट बैंक चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए, हमें वोट बैंक चाहिए, भले इसके लिए में कुछ भी करना पड़े। अब केरल के अंदर जब इनको लगा कि जो खासकर क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं जिनको इससे बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ी, या वो वाला वोट बैंक टूट रहा है, तो केरल में इनकी कुछ और भाषा होगी, केरल से बाहर निकलेगी। क्योंकि ऑब्वियसली दीदी भैया ने जीतना तो आखिरकार जाके केरल से ही है। ऐसा ना हो कि दीदी भैया की जो एक परमानेंट सीट है वो भी कहीं हाथ से ना निकल जाए, इसीलिए खौफ सता रहा है। अब वहां पर कुछ और भाषा होगी, उससे अगली स्टेट में जाएंगे कुछ और भाषा, हर स्टेट के बाद अपनी भाषा बदलती है कांग्रेस। इसीलिए मैं कहता हूं ये आईएनसी जो है इंटरनेशनली कंफ्यूज पार्टी हो चुकी है आज की डेट में। इनकी कंफ्यूजन का आप समझिए, कितना कुछ होने के बाद, जिसे मोदी जी ने परजीवी पार्टी कहा, मैं अंग्रेजी में पैरासाइट पार्टी कहता हूं, जिसके उमर अब्दुल्ला साहब ने भी टाटा बाय बाय कर दिया कि निकलो यहां से, ऐसा ना हो मुझे भी हरा दे। ऐसी पार्टी इतना कुछ करने के बाद कुल 99 के आंकड़े पर आए। और आप सब ने बचपन में सांप सीढ़ी खेली है, 99 पर वो भ्रष्टाचार का काला नाग बैठा है, वो आपके जो इस पर डसने वाला है। और अगली बारी आपका क्या हाल होगा, 5 पे पहुंचो या 6 पे पहुंचोगे, लेकिन दीदी भैया की सीट केरल से भी नहीं बचने वाली है, क्योंकि केरल की भाषा भी अब नजर आ रही है कि वो लोग भी आपका साथ छोड़ चुके हैं। संदीप जी का जवाब देना ही नहीं किसी बात का, संदीप आते हैं जगदीप जी, आपको भी पूरा अवसर देंगे, आपकी चिंता कर रहे हैं, पूरा अवसर देंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा जी। सुनिए उनको, वो सुप्रीम कोर्ट से इतने बड़े लॉयर आए हैं, अधिवक्ता हैं, आपको कुछ और सत्य बताएंगे जिसके कारण आपको और मिर्ची लगेगी। मिश्रा जी, नबी डार साहब हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं, उनका कहना है कि सियासतदानों को तो सियासत करनी ही है, ये भी माना उन्होंने। क्या आपको लगता है संदीप मिश्रा जी, यहाँ पर जब वोटिंग हुई थी, लोकसभा हो राज्यसभा हो, इस संशोधित बिल को लेकर के जब वोटिंग हुई थी, बहुत सारे ऐसे भी हिंदू सांसद थे जिन्होंने वोट कास्ट किया। क्या वाकई में ये अपीजमेंट को लेकर के हो रहा है, या वाकई में आप चाहते हैं कि जो संशोधन, आपको लगता है कि जो संशोधन हुआ है वक्फ बिल में वो ठीक नहीं था? देखिए, मैं तो आपके दर्शकों को पहले अपडेट कर दूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तथ्यों के साथ बात हो, राजनीति होती रहेगी। और अब क्योंकि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में भी बिल फाड़ा जा रहा है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। क्यों? क्योंकि धारा 370 जो थी वो हटने के बाद आज दिल्ली में जैसे बिल पास होता है, तुरंत उसका प्रभाव जम्मू कश्मीर में भी होता है। यह देख करके मुझे लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र, वैसे ही जम्मू कश्मीर भी हमारे भारत का हिस्सा है, और वहां भी भावनाएं उसी तरह बहती हैं जिस तरह पूरे भारत में बहती हैं। अब मैं तथ्य पे आ जाता हूं। आर्टिकल 252 क्लास 2, लोग, आपके दर्शक गूगल कर लें, और जो लोग विक्टिम कार्ड यहाँ पे खेल रहे हैं कि विधानसभा के अंदर बहस नहीं हुई, तो कानून बड़ा स्पष्ट है कि केंद्र सरकार संसद द्वारा पारित कानून को न राज्य विधानसभा संशोधित कर सकती है, न ही उस पर किसी तरह की चर्चा करा सकती है। स्पष्ट है कि इस तरह की पावर को 352 क्लास 2 रेस्ट्रिक्ट करता है राज्य विधानसभाओं को कोई भी बहस कराने से या कोई भी उसमें संशोधन करने से। आपने जहां तक ये सब सवाल पूछा कि केवल एक सियासत है या कुछ तथ्य है इसमें, तो 3A, B, C, D, E, ये 4 प्रोविजन है जो अमेंडमेंट में आए हैं 2025 के। दर्शकों को इसको आपके चैनल के माध्यम से डेमोन्स्ट्रेट होना चाहिए कि क्या चीजें जो 1995 के एक्ट में नहीं थी, जो नए में डाली गई है। यह चीज मैं स्पष्ट करूं। पहली बात तो जो यूजर वाला एग्रीमेंट क्लास था कि भाई आप कोई वक्फ यूज में चल रहा है तो चलता रहेगा, यहां पर कह दिया गया कि अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वहां पे चीज लागू नहीं होगी। अगर उसके लिए कोई विवाद अभी तक चला आ रहा है तो
तो उस पे भी नहीं लागू होगा। हाँ, अगर साफ सुथरी कोई वक्फ प्रॉपर्टी है जिस पे कोई विवाद नहीं है तो उस पे नया विवाद नहीं खड़ा होगा। यह कानून एक तरह से कहिए आपको पक्का राइट दे रहा है वक्फ को, जो पुराने समय से, लंबे समय से 50 साल 60 साल 70 साल से चला आ रहा है और उस पर कोई विवाद नहीं है, तो कोई नया विवाद ये एक्ट नहीं पैदा करेगा। स्पष्ट मैं कह रहा हूं, बशर्ते कंडीशन दो पूरी होनी चाहिए। एक कि यह सरकारी जमीन पे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। दूसरा कि इसके खिलाफ कोई मुकदमा पेंडिंग नहीं होना चाहिए जी। तो दो, एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात जो कही गई यहां पर कि सर्वे की पावर कलेक्टर को दे दी गई, तो ठीक है, कलेक्टर तो सरकारी नौकर है, वो तो नियम कानून से काम करेगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट तो होता नहीं है कलेक्टर जो है जी। उसे भी पता होता है सारी चीजें कि जवाब तो अंत में जाके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में देना होता है। पॉलिटिकल पार्टी को खुश करने के लिए कोई कानून मान लिया जाए बात अलग है, लेकिन अंतिम में फाइलों का जवाब हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उनको इन पर्सन देना पड़ता है। तो इसलिए किसी तरह से कलेक्टर पे जो है शक करना भी सही नहीं है। तीसरी बात जो कही गई कि शेड्यूल्ड एरियाज जो हमारे हैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, उनको प्रोटेक्ट कर दिया गया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो ग्राउंड पे रियलिटीज को और जो बैकएंड से चीजें एक तरह से कहे सदन को मिली है माननीय सांसदों के माध्यम से, उसी के आधार पर जेपीसी ने इन सब चीजों को जो है इनकॉर्पोरेट किया है। तो मुझे नहीं लगता है कहीं से भी इसे कहना चाहिए कि अपीजमेंट के लिए केवल हुआ है, बल्कि चीजों को और ट्रांसपेरेंट करने के लिए हुआ है। जगदीप जी, आपके पास आने से पहले एक मैं बता देता हूं दर्शकों को, मुबारक गुल बहुत सीनियर लीडर हैं, हमको लगातार वो जीतते आ रहे हैं। मुबारक गुल ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि जिन लोगों ने इस बिल का विरोध किया है उसमें तमाम लोग नॉन मुस्लिम हैं। तो ये वाकई में मुसलमानों के साथ खिलवाड़ किया गया है। पहले हम वो दिखाते हैं, उसके बाद जगदीप जी के पास चलते हैं कि मुबारक गुल ने क्या कहा है। पड़ गए, बाकी वो जो खिलाफ थे वो कोई मुसलमान नहीं थे, वो सारे हिंदू थे। कोई हो सकता है 5, 10, 20 हो गए कुछ मुसलमान, लेकिन उन्होंने रिजर्वेशन दिखाई कि वो ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। वो नॉन मुस्लिम ऑल मेंबर्स, राज्यसभा में जितनी ताकत से मुखालफत हो गई वो भी नॉन मुस्लिम थे। ये है कि एक इशू है, ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, हम क्या खामोश रहेंगे? हमारे उलमा सड़कों पे है, हमारे जो मजहबी रहनुमा है वो अवार्ड सड़कों पे है, और ये चाहते थे अगर इसमें मेरिट्स होंगे कुछ, उनका कोई बीजेपी का उठता वहाँ पे डिबेट में, ये चीज़ें हैं, हमें समझा था, लोगों को समझा था, इसका एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता वहाँ पे। वो बोलता कि हाँ ये है, ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है, ये उन्हें कहा जी नहीं करेंगे डिबेट, इसका क्या मतलब है? जमहूरियत में हर एक चीज़ को ये है, लेकिन एडजॉर्न किया स्पीकर साहब ने और इसने डिसअलाउ किया, क्योंकि ये है कि ये हमने पहले दी है, कल ये कोर्ट पे गया, हमने इससे पहले दी है ये एडजॉर्न मोशन। अब जबकि ये विधानसभा में स्थगन जो है। तो दर्शकों, आपने देखा मुबारक गुल किस तरीके से तर्क दे रहे थे कि नॉन मुस्लिम भी हमारे साथ खड़े हैं। उन सदस्यों ने भी खुलकर इसका विरोध किया है। जगदीप जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपके सीनियर नेता और कई अहम पदों पर रहे, बड़े मंत्रालय उन्होंने देखे। AK एंथनी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि कांग्रेस को अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव करना चाहिए। अब वो अपीजमेंट की पॉलिसी को छोड़ करके दूसरी पॉलिसी ट्रैक 2 का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। विनोद जी, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। पहली तो बात, जिस नेता का बेटा आज भाजपा में हो उसके बयान की क्या क्रेडिबिलिटी है, मैं इस पर जाना नहीं चाहता। अभी जो यहाँ अधिवक्ता महोदय बैठे हैं, मैं माफ कीजिएगा सामान पूछना चाहता हूं कि आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैं पहले भी कहता हूं कि भाजपा के 2 प्रवक्ताओं से एक साथ बात हो रही है, बट एनी हाउ आपने बड़ी सारी कहानियां सुनाई, जरा बताएंगे मुझे? आप 3 भी जब कह 2014 में, सुनिए अब सुनिए ना, मेरे सवालों का जवाब दीजिए, अधिवक्ता है आप। वक्फ बोर्ड की तमाम सेक्शंस जो पहले से हर बात पारे की मानित साफ कर चुकी है, मसलन 14(1)A महिलाओं की बात स्पष्ट कर चुकी है, सेक्शन 40 ये क्लियरली बता चुकी है कि टर्मिनल के बाद आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का साल 2022 का हेमंत गुप्ता वर्सेस सुप्रीम कोर्ट मामला साफ साफ बताता है कि आपको ये अधिकार है, और ये कहना कि वक्फ किसी भी संपत्ति पर काबिज हो जाता है जबरन, पूरी तरह से झूठ है। सेक्शन 4 जिसमें ये साफ है कि पहले सर्वे कमेटी बनेगी,
फिर सरकार को सूचित किया जाएगा, फिर सरकारी गजट में छपेगा, फिर तमाम रेवेन्यू रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया जाएगा और उसके बाद भी लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होगा। अब मैं पूछना चाहता हूं, और किस धर्म के धार्मिक संस्थान में आपने गैर मुस्लिम डाले हैं? और आप मुझे यह बताइए, आपने बड़ी साफगोई से कह दिया कि जी डिप्टी कलेक्टर तो सरकार का आदमी नहीं होता, वो तो संविधान के प्रति उत्तरदायित्व उसका होता है। संभल में क्या किया इसी डिप्टी कलेक्टर ने और इस जैसे लोगों ने? आज जब इस देश की अदालतों में बैठे जज ऑन चेयर मुसलमानों को कठमुल्ला बोलेंगे, उनके घरों से करोड़ों की नकदी पकड़ी जाएगी, आपके वकील और बार एसोसिएशन कहेगी कि हम डस्टबिन नहीं है, हमें नहीं चाहिए ये लोग, और ऐसे चीफ जस्टिस जिन्होंने 4-4 फैसले मोदी जी के हक में दिए, उनकी सरकार में हक में दिए, 4 महीनों के बाद उनको राज्यसभा मिलती है, कोई एनएचआरसी का चेयरमैन बनता है। आज यहाँ हमारे देश की जुडिशरी इस सवालों के घेरे में से है, तो माफ कीजिएगा, क्रेडिबिलिटी की बात मत कीजिए आप। और ये आपको मैं बता दूं, जो आपने यहाँ पर कहानी सुनाई है, ये सीधा प्राणघातक हमला है संविधान पर जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्योंकि कहीं पर कोई कानून यहाँ ऐसा नहीं था जो महिलाओं की बात से पीछे हटता हो या कहीं किसी और केस में मामला जो है वो किसी बड़ी अदालत में जाने से रोकता हो। नबीदा तो झूठ है, सरासर झूठ है जी। चलिए अभिजीत जी, देखिए 2-3 बातें हैं क्योंकि इन्होंने की है और इन्होंने सवाल सीधा हमारे यहाँ पर जो मेहमान है अधिवक्ता उनके ऊपर दाग दिया। मैं पहले ही जरा इनको क्लियर कर देता हूँ और एक बात क्लियर कर दूं कि कितना झूठ बोलोगे और बार बार झूठ बोलने से होगा क्या। 10 बार तो मैं आपको चैनल पर बताता हूँ कि सेक्शन 85 ऑफ वक्फ बोर्ड सेज दैट इट हैज टू गो टू ट्रिब्यूनल। और जब आप कोर्ट की बात करते हो भाई साहब, तो मैंने आपको राजस्थान कोर्ट का सिंगल बेंच का वीरेंद्र कुमार जी का मैंने आपको फैसला बताया था, जिन्होंने कहा था वापस फिर से ये उसके पास ही जाना है, ट्रिब्यूनल के पास ही जाना है। और यही कारण है कि वो जो वहां पर केरला के अंदर जो क्रिश्चियन बोल रहे हैं, और एक बात बीच में बोले थे ना, मैं बीच में बोला था, क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहा, सुनो आराम से सुनो, फिर मैं बोलूंगा, आपको वर्ड आपको बुरा लग जाएगा। अब आपके कारण क्या बोलने का मुझे पता है। अब दूसरी बात आई है कि कारण क्या है। अरे बात भाई साहब समझिए, 4500 से ज्यादा 50,000 के करीब केसेस हैं जो वक्फ बोर्ड के ऊपर हैं, जिसमें से आपको इस बात को जानकर शायद हैरानगी तो नहीं होगी, लेकिन आपको समझ भी नहीं आएगी 25% केस तो केवल मुसलमानों ने करके रखे हुए हैं। अरे उनको भी पता है कि मुसलमान भी इसमें सफर उतना ही तक क्रिश्चियन सफर है, बाकी कोई सफर है, लेकिन करे क्या। इस देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कारण देश गुलाम रहा। इनके देश के अंदर कई ऐसे दो लोग हैं, उन जयचंदों के कारण हम क्या करें। जब मैं बोलता हूं कि अक्षर पहला मिलने से कुछ नहीं होता, क्वालिटीज पूरी मिलती है जयचंद के साथ, तो आपको बड़ी दिक्कत होती है। पहले अक्षर के अलावा क्वालिटीज भी आपकी पूरी मिलती है, इस तरह की बातें करते हैं, इसीलिए इस तरह बात करते हैं, और कोई कारण नहीं। जाके पूछो 25% मुसलमान हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड के ऊपर केस किया, उनको अभी तक उनको कहीं के कोई रहम की या किसी इंसाफ की उम्मीद नहीं है। आप बताओगे हमें आके क्या होता है क्या नहीं होता है। ये दिक्कत है, आपकी परेशानी है, समझिए, कोशिश कीजिए, पहला अक्षर बदल लीजिए, शायद जयचंद की कुछ क्वालिटी आप में से निकल जाए, जिसके चांसेस बड़े कम है। चलिए नबी डार साहब, क्या आपकी भूमिका इतना ही था या इसके बाद सड़कों पर भी आप विरोध करेंगे? हाउस के अंदर तो आपने विरोध जताया, वो अलग बात है कि स्पीकर ने आपको चर्चा नहीं करने दी। क्या आगे भविष्य में इसको लेकर के क्या रणनीति रहेगी नबी डार साहब? देखिए वो फैसला जो है वो पार्टी की जो लेजिस्लेटिव पार्टी है उसका लीडर उमर साहब वो डिसाइड करेंगे, और क्या आगे का लाहे अमल होगा पार्टी का वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ, खासकर जो बीजेपी के यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जो बीजेपी ने एक जस्टिफिकेशन दी है इस अमेंडमेंट को लाकर कि ये पसमानदा मुसलमानों को और जो पुअर मुस्लिम्स हैं उनके लिए बेहतरी लाना चाहते हैं। अब आप दोगलापन देखिए बीजेपी का, मतलब हिपोक्रेसी ऑफ बीजेपी देखिए कि जो बजट में इन्होंने जो माइनॉरिटी वेलफेयर और माइनॉरिटी एम्पावरमेंट का जो पैसा था उसको 35% रिड्यूस किया गया। 35%, इट इज नॉट ए जोक। अगर ये सही मानों में अगर ये चाहते थे कि पसमानदा मुसलमानों की मदद करना, इनको वो रिड्यूस नहीं करना था, स्लैश नहीं करना था, बल्कि इनको वो इंक्रीज करना चाहिए था। और यहां पर देखिए इनका दोगलापन, इनकी हिपोक्रेसी देखिए। ये लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं और ये बोल रहे हैं कि हम गरीब मुसलमानों के लिए काम करना चाहते हैं। अरे जनाब, आप हमको बेवकूफ समझते हैं या तो खुद बेवकूफ है। एक जहां पर आप मदद कर सकते थे मुसलमानों की, वहां पर तो आपने सारे जितने भी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के पैसे थे उसको 35% रिड्यूस कर दिया, और यहां पर आप मुसलमानों के मसीह बन रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। ये झूठ की फैक्ट्री जो आपने पूरे कंट्री में बना रखी है,
ये एक ना एक दिन टूट जाएगी, लेकिन मेहरबानी करके बख्शिए अब हिंदुस्तान के लोगों को। और ये जो क्रोकोडाइल टेयर्स है आपके मुसलमानों के लिए, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेहरबानी करके इस ड्रामा को बंद करिए, इस ड्रामा को बंद करिए। मेरी बात भी सुनिएगा इमरान साहब, आपकी बात कैसे विरोधी है, कैसे बीच में कूद के आ जी 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 अभिजीत जी आपको मौका मिल रहा है। पहले मिश्रा जी पर जगदीप जी ने आरोप लगाया, पहले मिश्रा जी से लेते फिर आपके पास सीधे आते हैं। जी मिश्रा जी, आप पर जगदीप जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने संगीन आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि जुडिशरी को अपने कंट्रोल में रखा है इस मौजूदा सरकार ने 2014 से लेकर ऑनवर्ड। और हमने 2014 के प्रचार के दौरान ये भी देखा था कि ये बीजेपी भी अपने प्रचार के दौरान यही आरोप यूपीए की सरकार पर लगाती रही थी। सीबीआई को पिंजरे में बंद किया हुआ था। जुडिशरी कंट्रोल में थी विनोद जी, तभी तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो है फैसला आ गया। जुडिशरी कंट्रोल में थी तभी तो चंडीगढ़ के मेयर का सजा किसको हो हुई? गया। सजा किसको हुई? मिश्रा जी आपको 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। लौटते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद, आप बने रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है। ब्रेकिंग यह है कि हाथापाई हुई है कांग्रेस और बीजेपी के सदस्यों के बीच में इंटरवेन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है और सदन की कार्रवाई को एक मरतबा फिर स्थगित कर दिया है। मैं सीधे संदीप मिश्रा जी के पास चलूंगा। मिश्रा जी आप कंटिन्यू कीजिए क्योंकि बीच में आपको मैंने रोका था। जी आप फिर से एक बार सवाल पूछ दें तो मैं उसे दोहरा दूं जवाब अपना जो है। ये जगदीप जी ने कहा है कि सरकार ने जुडिशरी को अपने कंट्रोल में रखा हुआ, फिर मैंने और भी 1-2 एग्जांपल्स दिए थे आपको। देखिए इस तरह के आरोप का कोई आधार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने जस्टिस वर्मा जी की घटना को जोड़ दिया, तो जस्टिस वर्मा की घटना पे भी केंद्र के पास विकल्प था कि इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग शुरू कर दे या कुछ इस तरह से कर दे। अगर करता तो कहा जाता कि जुडिशरी पे दबाव बनाया जा रहा है, जजों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उनके घर पे कैश भिजवा करके और फिर उनको पकड़वा करके इस तरह से उनको इम्पीच किया जा रहा है। तो किसी तरह से छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया कि आर्टिकल 252 क्लास 2 लोग गूगल कर लें, क्योंकि गूगल कर लेंगे तो ये जो विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है ना कि केंद्र सरकार ने, संसद ने कानून बना दिया और अब हम विधानसभा में बहस नहीं कर पाए, तो विधानसभा की पावर तो देख लो भाई साहब। पहले विधानसभा के पास पावर है भी कि नहीं उस कानून के छेड़खानी करने की। तो जनता को गुमराह मत करिए, राजनीति करनी है करिए, लेकिन इस तरह से लीगल प्रोविजंस या लीगल डिबेट में घुस करके फिर अपने पॉलिटिकल कलर देने की कोशिश ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा जो है। जी अभिजीत जी, गुलाम नबी डार ने आप पर संगीन आरोप लगाए थे कि देश भर में आपने एक माहौल बनाया है। देखिए अभी तो डार साहब पहले फ्रीज हो गए थे, चले अनफ्रीज हो गए, तो अभी डार साहब को मैं बताना चाहता हूँ कि डार साहब सुनिए। डार साहब सुन रहे हैं महाराज? सुनिए, हमारी भी सुन लीजिए महाराज। जी आप हमारी सुने, वो आपकी सुनेगा, पता नहीं वैसे सुनेगा नहीं सुनेगा। लेकिन बात ये आती है डार साहब, आपको मैंने शुरू में जो आपने कहा ना वैसी पॉलिटिक्स करनी है, मुझे लगा बड़े सहज व्यक्ति हैं, लेकिन आपकी जो बातें कही वो बातों में तो मुझे कहीं ना कहीं बोलना पड़ेगा। और बोलने की बात है, मैं सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए नहीं करता कि हमें सियासत करनी है जी। सियासत क्यों की जाए जी? सियासत की जानी चाहिए लोगों के लिए और लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए। जब आप अच्छी सियासत करते हैं तो फिर मुझे लगता है उसी के साथ समाज का भला होता है, अगर आप उस नीयत के साथ आए हैं। खैर परिवारवाद वालों की सियासत अलग हो सकती है, लेकिन हमारी सियासत तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाली सियासत है। एक मिनट रोकूंगा। क्या आप रेडिकलाइजेशन की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं? क्यों हर मस्जिद के अंदर आपको मंदिर दिख रहा है? देखें जी, हर मस्जिद के अंदर और हर मंदिर के अंदर मस्जिद मुझे तो दिखती है। मैं तो सभी को भगवान का घर मानता हूँ। ये सवाल आप मुझसे नहीं पूछ सकते, किसी और से पूछे, मैं कह नहीं सकता। इनके ऊपर आता हूँ क्योंकि इन्होंने बताया कि हम भी कांग्रेस की तरह मुसलमानों के खैर ख्वाह हैं। जनाब कांग्रेस ने छज्जर कमेटी रिपोर्ट के अंदर खुद बता दिया था कि हमारी खैर ख्वाही में मुसलमानों का ये हाल हो गया और अभी पहुंचते पहुंचते बेचारे 85% जो हैं वो पसमानदा हो गए। खैर आपके लोग 85% में नहीं आएंगे, आप नेता लोग तो 15% के एलीट मुस्लिम्स में आएंगे, इसीलिए आपको 85% के क्या लेना देना। और आपकी आप देख लीजिए कितना दर्द है। 1.5 लाख से ज्यादा कब्रें जो बनी है ना कश्मीर के अंदर, वो आप ही की पार्टी की वजह से बनी है। वो वही MUF है, वही 1987 है, वही बूटा सिंह, ये जो आपके सहयोगी हैं, उनका फोन कॉल है जिसने सब कुछ बदला है,
वहां पर, तो हमें अच्छी तरह से पता है। और आज भी आप देख लीजिए, आज आपके जितने विधायक हैं, और मैं बोलूंगा अब आपको बुरा लगेगा, आपके सारे के सारे विधायक आज जो असेंबली के अंदर कर रहे हैं और पता नहीं कौन सा वहां पर वो ये बात कर रहे हैं, इनको पता है अच्छी तरह से, क्योंकि आपको संदीप जी ने बताया 252 क्लॉज 2 साफ कहता कि आप कर तो कुछ नहीं पाओगे, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं ऐसा काम? यानी कि आप सदन का और लोगों का, एक आम इंसान का टैक्स का पैसा वो बर्बाद कर रहे हो। यही काम आपने 370 के समय पर भी किया था, जब आपको बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने, भाई साहब जो किया गया आपकी तरह नहीं किया गया है। कम से कम डार साहब, सियासत आपकी तरह नहीं की गई कि शेख साहब लेकर आए 370, नेहरू जी ने खुश करना था। बताएं कौन से लोअर हाउस में गए थे, कौन से अपर हाउस में गए थे? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से दे दिया था, हमारे सिर के ऊपर लाद दिया था आपने आके 370। आज उसी का आप ढिंडोरा पीटते हैं। क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं? क्यों लोगों का समय बर्बाद कर रहे हैं? दीजिए लोगों को 200 यूनिट फ्री दीजिए, जो पहली बार आपने मैनिफेस्टो बनाने की जहमत की है ना 60 साल के अंदर, दीजिए 200 यूनिट फ्री बिजली, 1 लाख नौकरियां दीजिए, 12 सिलेंडर दीजिए। और मेरा भी कहिएगा उमर साहब को घर का बिल दे, मैंने तो दिया नहीं जब से आपकी सरकार बनी है। मेरा बेचारे का बिल कट के आगे आ गई है गर्मियां, तो मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। पहले मेरे दे दीजिए 200 यूनिट फ्री। चलिए जगदीप जी, आपसे ये सवाल रहेगा मेरा कि जैसे मैंने पहले ही बोला कि कहीं ना कुछ बदलाव आपको करना ही पड़ेगा। आप विनोद जी, मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली हमला किया मुझ पे और मेरी पार्टी पे अटैक किया। आपको मुझे मौका देना चाहिए। जी श्योर मैं जवाब देना। 60 साल से आपके पास मौका जनाब। चलिए नबीदार साहब बोलिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जसरोटिया साहब, जनाब जो प्रवक्ता साहब है, जसरोटिया साहब है, मैं बहुत अच्छी रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छी तरीके में, बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, पार्टी की तर्जुमानी करते हैं। लेकिन जो सवाल मैंने पूछा था अबाउट पसमानदा मुसलमान, और जो सवाल मैंने पूछा था कि जो पैसा इन्होंने काटा है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से, वहां से इनका कोई जवाब आया नहीं। अब इन्होंने बात की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से 1.5 लाख लोग मर गए यहाँ पर। पहले तो बीजेपी डिसाइड कर ले कि वो किसको रिस्पॉन्सिबल समझती है यहाँ की मिलिटेंसी पे और यहाँ की डेथ्स पे। एक पूरे वर्ल्ड स्टेज पे बीजेपी बोलती रहती है कि यहाँ पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर आपकी चैनल पे, आपकी पैनल पे साहब अकबर लोन आप ही के हैं जो पाकिस्तान की हिमायत करते हैं, पाकिस्तान के नारे लगाते हैं। आप तो मत बोलिए कम से कम। प्लीज अकबर लोन आप ही के हैं जो बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। मैं थोड़ी ना बोलता हूँ, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद ही रहेगा। ये डॉक्टर निर्मल सिंह भी आप ही के हैं ना, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। आप कंफ्यूज्ड है। एक जगह आप बोलते हैं पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिज्म, दूसरी जगह बोलते हैं 370 आर्टिकल 370 इज रिस्पॉन्सिबल। यहां आके आप बोल रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस। पहले आप डिसाइड कर लीजिए ना, आप हु इज रिस्पॉन्सिबल? क्या पाकिस्तान है, 370 है, या नेशनल कॉन्फ्रेंस है? एक वर्ड बोलिए आप, जस्ट गिव मी वन सिंपल आंसर। सब बराबर के कसूरवार हैं। आपकी आदत भाजपा भी सब बराबर के कसूरवार है। लेकिन मैं पूछ रहा था डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया से, जब 2014 में हुकूमत बनी थी, आपको याद होगा, और मैं तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, जगदीप जी भी थे शायद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब जीत के तुरंत बाद स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने कहा कि मैं आभार व्यक्त करता हूं आतंकी संगठनों का, पड़ोसी मुल्क का, तब आपके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वहीं पे बैठे हुए थे, डॉक्टर निर्मल सिंह जी। मेरी बात सुने, जिन्होंने जो किया आज उनका वही हाल हुआ। जो भी भारत माता के खिलाफ बोलेगा उनका वही हाल होगा। आज कितने रह गए बेचारे, खींच के 3 रह गए, शायद 3 है या 4, बस 3 ही तो रह गए पीछे। जो मेरी भारत माता के खिलाफ बात करेगा उसका वही हाल होगा। कांग्रेस का भी यही हाल हुआ है। इन्होंने भारत माता को छोड़कर इटली से माता बुला ली, तभी तो ये हाल हो गया इनका। चलिए जगदीप जी, विनोद जी मैं बात करूं? श्योर विनोद जी, आज मैं आपके मंच से एक बात कहना चाहता हूं बड़ी ईमानदारी के साथ। इन्होंने पहले भाई और दीदी का हवाला दिया, अब ये इटली पहुंच गए। तो मैं बता दूं कि जब साल 2010 में मेरे देश के माननीय गृह मंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने तड़ीपार कहा था, मैंने तो तड़ीपार नहीं बोला ना, मैंने फिर भी संयम रखा, स्नूप गेट में रखा, धीरेन पांड्या की मौत पे रखा, सोहराबुद्दीन और कौसर बी की जली हुई लाशों पर रखा। तो आप इस देश के नेता प्रतिपक्ष को सम्मान के साथ बुलाएंगे, इतनी सी तहजीब आप में होनी चाहिए। अब मैं जरा अधिवक्ता साहब तो है हमारे, मैं इनको समान कुछ उत्तर देना चाहता हूं। पहली तो बात, आपने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में फैसला आया, भाई साहब बिल्कुल आया, लेकिन क्या किसी को सजा मिली? क्या हजारों करोड़ रुपया जो भाजपा ने तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों के गले पर पैर रखकर उगाहा, उसका किसी को कोई परिणाम भुगतना पड़ा? मैं पूछना चाहता हूं, अरविंद मिश्रा
चेयरमैन NHRC बनते हैं, फॉर्मर जस्टिस एस अब्दुल नाजिर 1 महीने के बाद गवर्नर आंध्र प्रदेश बनते हैं और ये उस कंक्लूजन बेंच में शामिल थे अयोध्या वाले मामले में। जस्टिस पी साथविनम जो गवर्नर केरला बनते हैं। अब मैं गगोई साहब का आपको बता दूं 4 बड़े फैसले, राफेल पर उन्होंने फैसला सुनाया, उसके बाद उन्होंने हर्बियस कॉर्प्स जो कश्मीर से जुड़ा मामला था उस पर फैसला सुनाया, इसके अलावा उन्होंने CBI का एक मामला जो प्राइवेट बैंक का था वो भी मोदी सरकार के हक में सुनाया, NRC का जो पहला बीज है वो भी उन्होंने पोषित किया। 4 महीने बाद राज्यसभा गए। कलकत्ता के एक मौजूदा जज थे जो उन्होंने पहले भाजपा के हक में बयान देने शुरू किए, फिर नौकरी छोड़ी, हफ्ते में चुनाव लड़के जीत के वो नेता बन गए। मैं पूछना चाहता हूं भाई साहब, क्या आज इस देश की जुडिशरी जो मेरा कंसर्न है, क्योंकि लोकतंत्र का एक बड़ा मजबूत स्तंभ इस देश की जुडिशियल सिस्टम को माना जाता था, क्या आज उस पर सवाल नहीं है? दूसरी बात, मैंने आपको जितनी सेक्शंस गिनाई, आप एक बात कह रहे हैं जी गूगल कर लीजिए, ठीक है विधानसभा को हक नहीं होगा, मैं मान लेता हूं, सुप्रीम कोर्ट को तो है ना भाई। इसी सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था कि नहीं बताया था? इसके अलावा मैं आपको 5 फैसले और बता चुका हूं जिसमें आधार कार्ड वाला फैसला शामिल है, इसके साथ साथ CAA वाला फैसला शामिल है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि मिश्रा साहब क्या यूपीए ने अपनी हुकूमत के दौरान जुडिशरी का दुरुपयोग नहीं किया था? जी देखिए यह सवाल विरोधी, मेरा सवाल तो वही रह गया ना, मैंने जो पूछा है आज क्या हाल है वो तो बता दीजिए, यूपीए ने क्या किया वो बाद में देखिए। जगदीप जी सुन लीजिए, ऐसा है सुप्रीम कोर्ट हो हाई कोर्ट हो, 2 पक्षकार होते हैं हर न्यायालय के सामने। एक पक्ष जो जीतता है वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बल्ले बल्ले करता है, जो हारता है वो बाहर निकलते ही कहता है जज बिक गया है, जज के ऊपर दबाव था, जज के पास चिट्ठी आ गई थी, जज के पास फोन आ गया था। तो यह बहुत नेचुरल चला रहा है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं इंदिरा गांधी जी के समय से रिट्रीट नहीं करना चाहूंगा, और जिस तरह से जुडिशरी में सीनियरिटी के साथ छेड़खानी हुई थी उन सब चीजों को मैं यहाँ नहीं लाना चाहता क्योंकि विषयांतर होगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रेफरेंस देकर के बात अपनी खत्म कर रहा हूं। लेकिन बात यह है कि न्यायपालिका का सम्मान अगर आप नहीं करेंगे तो यह सिस्टम चलेगा ही नहीं। और एक बार जब किसने कहा था तब आप बताएंगे? नहीं, अभी आपने नहीं कहा, सुनिए जगदीप जी, आपने कहा कि न्यायपालिका पे दबाव बनाया जा रहा है, वर्किंग जज कह रहे हैं कि नहीं, वर्किंग जज उन्होंने कठमुल्ला कहा कि नहीं कहा, तो दोनों ही चीजें नहीं चल सकती। दबाव में है बताइए ना, जब जज ऐसा करेंगे तो तरीके से काम कर रही है, तो दोनों में से एक पक्ष में ही रहिए। तो मेरा मानना है कि हर पक्ष के साथ होता है, चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो या कोई व्यक्तिगत लेवल पे हो, न्यायालय के फैसले से एक पक्ष हारता है, उसको हमेशा लगता है कि न्यायपालिका कहीं न कहीं से प्रभावित हो गई दूसरे पक्ष के उसमें। लेकिन इस चीज से व्यवस्था नहीं चलेगी, संवैधानिक व्यवस्था संविधान से ही चलेगी और उसी को हमें साथ देना पड़ेगा और सबके अंदर विश्वास पैदा करना पड़ेगा। जी अभिजीत जी, आपको कुछ ऑब्जेक्शन थी जगदीप जी के? हाँ, जो उन्होंने बहुत सारे बताए थे जो फैसले आपने प्रभावित किए हैं। देखिए मैं तो ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले बात तो मैं यहाँ से आऊंगा क्योंकि इटली से बात शुरू हुई तो इटली से ही चलते हैं। तो इटली से बात जब शुरू हुई तो मैंने तड़ी पार पे भी आ जाओ ना, तड़ी पार पे क्यों नहीं आते? वो जो आपका नेता एक एयरपोर्ट पे जिसके पास से मादक पदार्थ पकड़ा गया था, जिसके लिए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक देश के प्रधानमंत्री को फोन किया था कि इसको छोड़ दो, तो मैं उस नेता का नाम यहाँ लूं, मैं यहाँ लूं अभी नाम, कि जिसके लिए फोन गया था उस समय के प्रधानमंत्री का कि गलती कर दी है बच्चे ने, इसको छोड़ दो। वो बच्चा कौन है बताऊं? अभी बताऊं मैं? बुरा लगेगा आपको, सुनिए। अब इटली चलते हैं, छोड़े रहने दीजिए, और मैं उठाऊंगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो इटली से याद आया जनाब, इटली के ऊपर, अरे सुन लीजिए जगदीप जी क्यों फ्रस्ट्रेट होते हैं? फ्रस्ट्रेशन से कुछ नहीं होगा, 99 से नीचे ही आओगे, ऊपर नहीं जाओगे, मत फ्रस्ट्रेट हो। सुन लो, बोलो फिर यार, बोलो भाई साहब, बोलो तो क्या होगा, बोलने से क्या हो जाएगा? सुन लो ना, आपकी बारी, बोलो, मैं बीच में। अब बात साहब मैं बोलूंगा, फिर मैं अपनी पे आऊंगा तो आपको दिक्कत होगी। बात ये आती है कि इटली चलते हैं। इटली से जब मुझे याद आता है तो एक शेर अर्ज है, इमरान साहब आपकी भी मैं इसमें तवज्जो चाहूंगा, बड़ा अच्छा शेर है, सुनिएगा, और हमारे अधिवक्ता साहब आप भी सुनिएगा कि बहुत साल पहले भी आया था एक लुटेरा, बहुत साल पहले भी आया था एक लुटेरा वेश बदलकर, अब के तो तुम उसे ब्याह कर ले आए हो, तो देखा नहीं होने देंगे
वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देगा। ये? याद रखिएगा ये बात मेरी। अब ये बात आती है अपने न्यायालय के ऊपर। अरे आपको इस देश के न्यायालय के ऊपर विश्वास होना हो, लेकिन आज भी दो इंसान जब आपस में लड़ते हैं वो बोलते हैं सी यू इन कोर्ट। ये है मेरे देश की जुडिशरी पर आज भी लोगों का विश्वास। आपका नहीं होगा, क्योंकि आपने शाहबानो के केस में उसी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फाड़ के फेंक दिया था। बेचारी अधेड़ उम्र की महिला को चंद पैसे मिल जाते, कांग्रेस के पेट में क्या दर्द होता मुझे बताओ। और अगर देश का जज कोई अच्छा काम करता है वो देश को आगे लेकर जाता है। अभिजीत जी और जगजीत जी, मैं आपको बताता हूँ हाउस के अंदर किस तरीके से हाथापाई हुई है। पहले वो दृश्य हम आपको दिखाते हैं, वो देखिए ये सही नहीं है विनोद जी। जो हमारी स्क्रीन पे चल रहे कितनी हाथापाई हो रही है। और ये क्या साबित करना चाहते हैं सदस्य, जब ये तर्क दिया जा रहा है, खुद सुप्रीम या स्पीकर खुद ये कह रहे हैं कि अब मोहर लग गई है, कानून में तब्दील हो गया है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, इस पर ये हाथापाई, ये क्या दिखाता है किस हद तक म्यार गिरेगा हमारी सदन की कार्रवाई का, ये चिंता का विषय है। और कितना विडंबना की बात है कि जब खुद स्पीकर कह रहे हैं कि ये मामला अब कानून में तब्दील हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, तो ऐसे में ये सदस्य किसको क्या साबित करना चाहते हैं। चलिए, देखा आपने किस तरीके से हो रहा है, लेकिन अब सीधे आपने अभिजीत जी ये भी कांग्रेस के ही प्रवक्ता हैं। विनोद जी, पहले एक सवाल का जवाब चाहिए मुझे। इस तरीके से बदतमीजी नहीं बर्दाश्त गिरोगे होगी। यार, ये जिस तरीके से बात कर रही है सदन की मर्यादा तो रहने दो। जी, सदन की मैं मर्यादा माननीय गृह मंत्री कह के बात कर रहा हूँ और इन्होंने जिस तरीके से बात की है ये असहनीय है। विनोद जी, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। बलराज मधोक साहब जिसके अंदर आप नहीं कर सकते वाजपेयी ये साहब सब। पर अब क्यों हाथापाई पे उतर आए हो, क्यों हाथापाई? फिर मैं आपको जयचंद कहता हूँ, आपको बुरा लगता है। वाजपेयी साहब पर मुखबरी का इल्जाम है। राजकुमारी कौल कौन है जानते हो कि नहीं जानते हो? बताऊं? हम उसी को जानते हैं जो एक एयरपोर्ट के ऊपर पकड़ा गया था, उसके पास से कुछ पकड़ा गया था और अटल जी को फोन करना पड़ा था। अरे हमने तो इतनी उदारता दिखाई है आपके लिए, हमने तो इतनी उदारता दिखाई है। आपके लोग तो एयरपोर्ट से भी हमें बचा कर ले आए, बीजेपी वाले आपके लोगों को एयरपोर्ट से बचा कर लाए हैं। अरे भाई साहब, एहसान मानो, स्वर्गीय अटल जी का एहसान मानो। क्या बात करते हो? प्रधानमंत्री कह रहा हूँ, माननीय गृह मंत्री कह रहा हूँ, विनोद जी नहीं चलेगा। विनोद जी, आई एम सॉरी टू से, ये इस तरीके से बात करेंगे। जिस महिला ने सनातन धर्म के अनुसार 7 फेरे लिए, हिंदू रीति रिवाज से आपका क्या सनातन से लेना देना है? आपका सनातन से क्या लेना देना है? पहले मुझे ये बताओ भाई साहब, तुम्हारा क्या सनातन से लेना देना है? आप तो राम को काल्पनिक मानते हो, आप तो राम को काल्पनिक मानते हो। सनातन अपने मुंह से मत लीजिए। सनातन शब्द किसी कांग्रेसी को अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। जो कहता है कि राम काल्पनिक थे, जो कहते हैं कि राम काल्पनिक थे, ऐसे लोगों के मुंह से सनातन शब्द नहीं आना चाहिए। ये तो पाप है, ये तो पाप है। जो लोग कहते थे कि राम काल्पनिक थे, ऐसे लोग सनातन का हमें आप फरमान देंगे? सनातन पे हमें आप यहाँ पर बताओगे? सनातन पे पढ़ाओगे हमें? आप सनातन पे पढ़ाओगे? पहले अपने दोषिए। आपके तो खड़गे जी बोलते हैं कि मेरे को क्या, मैं घर पे नहाता हूँ। हमारे कुंभ के लिए, हमारे कुंभ स्नान के लिए बोला गया कि मैं तो घर पे नहा लेता हूँ, कुंभ स्नान क्यों करने जाना है? आप ही के खड़गे साहब ने कहा था ये है सनातन के लिए आपकी आस्था, ये है सनातन के लिए आपकी आस्था। और सनातन का आप नाम ले रहे हो, उनसे सनातन का नाम ले रहे हो। खड़गे साहब बोलते मैं घर पे नहा लेता हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है कुंभ जाने की? कुंभ के लिए आप अपशब्द बोलोगे, राम मंदिर के लिए आप अपशब्द बोलोगे, खुद को सनातनी कहोगे? मिश्रा जी, तो बताओ क्या है? मिश्रा जी, आप वही है, आपका नाम हाउस के अंदर, असेंबली के अंदर प्रोटेस्ट भी देखा, स्पीकर के तर्क भी देखे। मिश्रा जी, आप इस प्रोटेस्ट को, इसको क्या नाम देंगे? आप मुझे इतना बता दीजिए। ये जो हुकूमत के घटक दलों ने हाउस के अंदर उस वक्त प्रोटेस्ट किया जब मामला कोर्ट के विचाराधीन है, प्रेसिडेंट ने मुहर लगा दिया है, इसको क्या नाम देंगे इस प्रदर्शन को? इसको तो मैं अपने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज से करीब 20 साल पहले ऐसे कभी हुआ था, माइको चले थे, दिल्ली की विधानसभा में भी हुए थे। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है विनोद जी, मैं सही बता रहा हूँ, मेरा दिल गदगद हो जा रहा है जब इस तरह की कोई चीज जम्मू कश्मीर की विधानसभा में मैं देख रहा हूँ। मुझे लग रहा है अपना राज्य है, अपना पूरे देश का, जैसे हमारा यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, उसी तरह जम्मू कश्मीर है। और वैसे ही अपने लोग वहां भी हैं कि जब बात हुई समझा नहीं पाते तो गुमराह कर रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता भड़क नहीं रही है।
तो कम से कम आपस में ही भड़क लिया जाए, विधानसभा के अंदर ही भड़क लिया जाए, क्योंकि बाहर अगर इस तरह की कोई चीज करेंगे तो देश का कानून उनके ऊपर लागू होगा, लेकिन विधानसभा के अंदर अगर कोई हरकत करेंगे तो उनको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो मिले हुए हैं, विधायी जो विशेषाधिकार मिले हुए हैं, उसका हवाला लेकर के किसी तरह के क्रिमिनल एक्ट से बचे रहेंगे। तो विधानसभा के अंदर चाहे जितना ला सकते हैं, सड़कों पे करेंगे तो पैदा होगी, वहां पर कानून को निपटना पड़ेगा अपने तरीके से। तो जनता को गुमराह करने वाला ये सारा कदम मुझे लगता है। और तथ्य जब मैं कह रहा हूं कि 252 क्लास 2 इस पे अगर कोई आधिकारिक प्रवक्ता या सरकार का कोई नुमाइंदा कह दे कि 252 क्लास 2 जम्मू कश्मीर विधानसभा पे लागू नहीं होता है और इसलिए हम इस तरह का बयान दे रहे हैं, तब तो हम इस बात से इत्तेफाक रखें कि कोई ईमानदार पहल है विधानसभा के अंदर। अगर विधानसभा के अंदर ईमानदार पहल है तो हमें तो स्वागत करना चाहिए, लेकिन संविधान के प्रावधानों को नहीं बदल सकते ना आप। चलिए अभिजीत जी, जी देखिए हमारे जगदीप जी देखिए कोई मेहमान आया होता है उसको ऐसे नहीं कहा जाता। देखिए गूगल मैंने कहा तो सभी लोगों ने, अरे भाई साहब सुन लीजिए, किसी की भी नहीं सुनते आप, किसी की नहीं सुनते, घर पे सुनते हो नहीं, किसी की तो सुनते होंगे यार, सुन लीजिए हमारी, जनाब हमारी भी सुन लीजिए। देखो अंग्रेजों की, तुम्हें हमारी भी सुननी पड़ेगी, सिर्फ तुम्हारी नहीं चलेगी है दोस्त, कहिए ना, तुम्हें हमारी भी सुननी पड़ेगी, सिर्फ तुम्हारी नहीं चलेगी। तिरंगे का 52 सालों तक अपमान आपने किया भाई साहब, आप कैसे बात कर रहे हो, किस मुंह से बात कर रहे हो, मुझे ये बता दो बस। बलराज माधव के आरोप याद कर लो, मुझे छोड़ दो। वाजपेयी साहब पर हत्या का इल्जाम लगाया उन्होंने, मैं तो नहीं कह रहा। अरे भाई साहब सुन लीजिए, आप कह रहे हैं, अरे सुन लीजिए भाई साहब, सुनेंगे नहीं? बलराज माधव पे आ जाइए ना, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? जाते हैं, सुनेंगे हमारे, पहुंच जाते हैं फटाफट। तुम्हें हमारी भी सुननी पड़ेगी, सिर्फ तुम्हारी ही नहीं चलेगी दोस्त। हमें दुश्मनी मंजूर है, हमें दुश्मनी मंजूर है, पर गद्दारी नहीं चलेगी दोस्त। हमें दुश्मनी मंजूर है पर गद्दारी नहीं चलेगी। चलिए घड़ी की सुइयां हमें इजाजत नहीं दे रही है। खासतौर पर संदीप मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अभिजीत जसरोटिया का बहुत बहुत शुक्रिया। जगदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान नबी डार का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।